वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 37 एंड 38, जिसमें हम सेकेंडरी डाटा का यूज करेंगे पढ़ेंगे। मेरा गला काफी बैठ चुका लेक्चर रिकॉर्ड कर करके, तो जितनी कोशिश हो सके कि मैं शार्टली आपको कंसेप्ट दे लूं, मैं करती हूँ। एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स डॉक्यूमेंट्स में एडवांटेज देखते हैं इसके। हम सबसे पहले क्या होते हैं कि आपकी सब्जेक्ट्स के पास एक इनएक्सेसिबल एक्सेस होती है, ठीक है। उसके बाद आप नॉन रिएक्टिविटी के जरिए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप सब्जेक्ट को नहीं बताते कि उसको नोट किया जा रहा है। आप लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस कर सकते हैं, सैम्पलिंग का इस्तेमाल। इन अब ये देखें, ये सिर्फ आपने देखनी है कि क्या क्या होती हैं। अब इनका ये होता क्या, ये सारी हम टर्म्स ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। सैम्पलिंग क्या होती है और नॉन रिएक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। फिर लार्ज सैंपल साइज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पॉन्टेनिटली, ठीक है। आप एक्शंस और फीलिंग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉन्फेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। रिलेटिवली लो कास्ट होती है इसकी, और हाई क्वालिटेटिव डाटा होता है जो आप इससे लेते हैं। ये इसके एडवांटेजेस में आता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि इसमें बायसनेस आ सकती है, इसमें कुछ सर्वाइवल्स हो सकते हैं जिनको आपको फेस करना पड़ सकता है, इसमें कुछ इनकम्प्लीटनेस आ सकती है। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी था कि इनकम्प्लीटनेस क्या होता है कि आप रिस्पोंडेंट से आंसर लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे, दूसरे का ना दे, तो कुछ इनकम्प्लीटनेस रह जाती है इंटरव्यूज में। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। सैम्पलिंग में बायसनेस होती है। वर्बल बिहेवियर में लिमिटेशंस होती हैं। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फिर कोडिंग की डिफिकल्टी, ये कोडिंग काम सबसे बड़ा मुश्किल होता है जब आप सारा डाटा को कर लेते हैं, अपने पास टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आप कंटेंट को एनालिसिस करते हैं, उसको कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और किसी भी रिसर्चर जो होता है वो प्रेजेंट स्टडी को कंडक्ट कर रहा होता है। और सेकेंडरी डाटा जो हमारे पास होता है ये हिस्टोरिकल होता है और ऑलरेडी असेंबल्ड होता है, ठीक है। मतलब जहां पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, और फिर आप क्या करते हैं कि उसमें से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स निकालते हैं जिनके ऊपर आपने रिसर्च करनी होती है, और वो टॉपिक्स निकालते हैं जिनके जिनके जिनमें आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल सके, और जो पब्लिकली अवेलेबल भी हो, जहां से आप उन्हें स्टडी कर सके। यही बताया हुआ है इस सारी थ्योरी में। सेकेंडरी सर्वे डाटा, कि आप किस तरह सर्वे करके डिफरेंट किस्म के डाटा को इकट्ठा करते हैं, और उसमें फिर आपने ये भी देखना होता है कि उसमें रिलायबिलिटी भी हो, वैलिडिटी भी हो। मुझे नहीं लगता कि अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी समझाने की मजीद जरूरत है। भाई इतनी दफा हमने पढ़ चुके हैं। रिलायबिलिटी के वो जिसके बार बार सेम रिजल्ट्स आए, वैलिडिटी के बिल्कुल वैलिड हो, किसी किस्म के एरर्स ना हो आपकी स्टडी में, ठीक है। इन्फेरेंस फ्रॉम नॉन रिएक्टिव डाटा, रिसर्चर्स की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टेस्ट या थ्योरी को नॉन रिएक्टिव डाटा की बेस पे, मतलब उसकी लिमिटेशंस को चेक किया जाता है। लेसन नंबर 38 पे जाते हैं। बड़ा ही आसान है ये भी। पार्टिसिपेंट्स और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। पार्टी अब यहाँ पे भी मैं आपको पहले स्टार्ट में ही थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि अगले हमें चैप्टर में इसकी बात ना करनी पड़े। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि आप एक एक्सपेरिमेंटर हैं, ठीक है। आप एक रिसर्चर हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, और आपने जिस ग्रुप में रिसर्च करनी है ना, आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। उस ग्रुप में रह के आप उनके साथ काम करते हैं कुछ दिन। तो देखें, आप जब उन ग्रुप के साथ लेंगे, आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि आप फील्ड में खुद शामिल होकर स्टडी करते हैं, ठीक है। नेचुरली सिटिंग करके, उनके साथ बैठ के, उनके साथ वो काम करके जिसके आप रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि आप पार्टिसिपेंट खुद नहीं करते, जो लोग कर रहे होते हैं आप सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम एथनोग्राफी और एथनोमेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एथनोग्राफी क्या होता है? सबसे पहले तो ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से निकला है। एथनो का मतलब होता है कि जो लोग जो होता है वो कल्चर्स को डिस्क्राइब करते हैं, और डिफरेंट कल्चर्स होते हैं लोगों को, तो डिफरेंट कल्चर को समझना, उनको डिस्क्राइब करना एथनोग्राफी कहलाता है। और एथनो मेथोडोलॉजी क्या होता है कि जो डिफरेंट लोगों के कल्चर्स हैं, ये उनके दरमियान सोशल इंटरेक्शन करना, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन करके सोसाइटी की रियलिटी को जानना, कॉमन सेंस को जानना, और ये देखना कि किस किस्म के रूल्स ये लोग अप्लाई करते हैं अपनी सोसाइटी पे, और ये रूल्स किस तरह बनाए जाते हैं। लॉजिक ऑफ फील्ड रिसर्च। अच्छा, फील्ड रिसर्च काफी उन्होंने कहा है कि मुश्किल भी है इसको डिफाइन करना इस तरह, क्योंकि जो फील्ड रिसर्च होता है इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। जो फील्ड रिसर्चर्स होते हैं इनको मेथोडोलॉजिकल प्रैग्मेटिस्ट भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये काफी टैलेंटेड और रिसोर्सफुल होते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये फील्ड में रह के उसके रिजल्ट्स ले सकें, और बड़ा नेचुरलिज्म
की बेस पे ये फील्ड रिसर्च करते हैं ताकि नेचुरल सिटिंग्स करके ये नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सके। व्हाट डू द फील्ड रिसर्च डू रिसर्चर्स डू, जो फील्ड रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो पहले तो डेली बेस्ड पर एवरीडे एक्टिविटीज को नोट करते हैं, ठीक है, और पर्सनली एक्सपीरियंस को भी उसमें अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करते हैं, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स को मेंटेन रखते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स को सोशल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन की डिमांड्स के मैनर्स को नोट करते हैं। उसके बाद वो डाटा को प्रोसीड करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड एंड डेवलप करते हैं। एम्पथी एम्पथी होती है तमाम उनके साथ मेंबर्स के साथ जिनमें वो फील्ड सिटिंग कर रहे होते हैं। सिटिंग अच्छा, नोटिस बोथ एक्सप्लिसिट, जिसमें रिकॉग्नाइज्ड भी या लेस रिकॉग्नाइज्ड भी, दोनों एस्पेक्ट्स कल्चर्स को दोनों एस्पेक्ट्स के लिहाज से देख रहे होते हैं और सोशल प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। और हाई लेवल ऑफ पर्सनल स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, एथिकल डायलेमास और एम्बिगिटी को जो है उस लेवल को कम करने कोप करने की कोशिश करते हैं। अब कौन से स्टेप्स हैं फील्ड रिसर्च में? ये तो आसान सा ही है कि मतलब खुद को पहले प्रिपेयर करना, फिर उस साइट तक एक्सेस लेना, फिर सोशल रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करना, उसके बाद सोशल रूल्स को अडॉप्ट करना, उसके बाद डाटा को की क्वालिटी को कलेक्ट करना, डाटा को फिर एनालाइज करना, जनरेट करना, एवेल्युएट करना, सीटिंग वो specific aspects of the setting specific aspects of the settings and use a theoretical sampling पे फोकस करना। फील्ड इंटरव्यूज जो होते हैं विद मेंबर्स के साथ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनको कंडक्ट करना। फिजिकली अगर आप डिसएंगेज हैं तो आप लीव कैसे करना है अपने सेटिंग्स को। और उसके बाद कंप्लीट द एनालिसिस एंड राइट द रिपोर्ट, तमाम एनालिसिस को कंप्लीट करने के बाद अपनी रिपोर्ट को लिखना, जो रिपोर्ट आप तैयार करने के लिए इतने मुसीबत पे पड़े हुए आप पूरी रिसर्च को डिजाइन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है लेसन नंबर 37 एंड 38। मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, लेकिन जो कंसेप्ट वाली चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू आर अ बैचलर स्टूडेंट, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप अपने एलएमएस पे अपने टीचर्स को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।